चलिए, आज बात करते हैं एक ऐसे लड़के की जो इतना होनहार था कि वो आगे चलकर एक पूरे देश का संविधान लिखने वाला था। लेकिन उसी लड़के को इतना अछूत समझा जाता था कि उसे सबके साथ एक ही घड़े से पानी पीने तक की इजाजत नहीं थी। जी हाँ, ये कहानी है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की, और आज हम उनकी जिंदगी की उस असाधारण हिम्मत को समझने की कोशिश करेंगे जिसने उस लड़के को एक महानायक बना दिया। हम सब उन्हें भारत के संविधान के निर्माता के तौर पर जानते हैं। वो एक महान विधिवेत्ता थे, एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री और आजाद भारत के पहले कानून मंत्री। लेकिन एक राष्ट्र का निर्माण करने से भी पहले उन्हें एक ऐसे बचपन से गुजरना पड़ा था जो उन्हें तोड़ने के लिए मानो बना ही था। तो उस महापुरुष को समझने के लिए हमें पहले उस बच्चे से मिलना होगा जिसे पानी पीने से रोका गया था। हमें उन जख्मों को महसूस करना होगा, उस व्यवस्था के अन्याय को देखना होगा जिसका सामना उन्होंने बचपन में हर रोज किया। उनके जो शुरुआती साल थे वो उनकी जाति की कड़वी सच्चाई से भरी दर्दनाक घटनाओं से ही तय हुए। ये वो अनुभव थे जिन्होंने उनके पूरे जीवन और उनके विचारों को एक आकार दिया। सोचिए जरा, एक क्लासरूम जो ज्ञान का मंदिर होनी चाहिए, वो युवा भीमराव के लिए रोजाना अपमान का एक सबक बन गई थी। उन्हें एक बोरी पर सबसे अलग थलग एक कोने में बिठाया जाता था और प्यास लगने पर भी वो उस मटके को छू नहीं सकते थे जिससे बाकी बच्चे पानी पीते थे। ये हर पल, हर घड़ी उन्हें ये याद दिलाया जाता था कि समाज की नज़र में वो अपवित्र हैं। एक और वाकया है, एक ऐसी यात्रा जो अपने पिता से मिलने की खुशी से भरी होनी चाहिए थी, वो सामाजिक बहिष्कार के एक ऐसे कड़वे सबक में बदल गई जिसने उनके मन पर हमेशा के लिए एक गहरी छाप छोड़ दी। देखिए, हुआ ये कि जैसे ही उन्होंने स्टेशन मास्टर को बताया कि वो महार जाति से हैं, वो स्टेशन मास्टर जो कुछ देर पहले तक बहुत दयालु था, उसकी सारी हमदर्दी पल भर में गायब हो गई। इंसानियत पर मानो जाति का एक पर्दा सा पड़ गया था। और इस अपमान की हद तो देखिए, जो इकलौता बैलगाड़ी वाला उन्हें ले जाने को तैयार हुआ, उसने भी शर्त रखी कि किराया दुगना देना होगा, गाड़ी वो खुद चलाएंगे और वो गाड़ी वाला वो खुद उनके छूने के डर से पैदल साथ साथ चलेगा। अब ये सवाल उस नौजवान भीमराव के मन में आग की तरह धधक रहे थे कि जब वो इतने साफ सुथरे हैं, अच्छे कपड़े पहने हैं, तो फिर उनके साथ गंदगी जैसा बर्ताव क्यों हो रहा है। एक बिना तर्क की व्यवस्था में तर्क की यही खोज आगे चलकर उनके जीवन का मिशन बनने वाली थी। इन्हीं अपमान से भरे अनुभवों के बीच अम्बेडकर ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने ये समझ लिया था कि अगर इस दमनकारी व्यवस्था से लड़ना है तो इसके सबसे बड़े हथियार को ही अपनाना होगा, और वो हथियार था ज्ञान। अब से शिक्षा ही उनकी तलवार और उनकी ढाल बनने वाली थी। हर रुकावट ने उनके अंदर की आग को और तेज किया। जब उनसे कहा गया कि अछूत होने की वजह से वो संस्कृत नहीं पढ़ सकते, तो उन्होंने ठान लिया कि वो इसे खुद सीखेंगे और इसमें महारत हासिल करेंगे। जब क्लास के बच्चों ने उन्हें ब्लैकबोर्ड छूने से रोका, तो उन्होंने पढ़ाई में सबसे आगे निकलकर उसका जवाब दिया। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए, ये वाकई में असाधारण है। देखिए, जैसे ही उन्हें भारत के रोजमर्रा के भेदभाव वाले माहौल से थोड़ी सी भी आज़ादी मिली, उनकी अकेडमिक प्रतिभा में जैसे एक धमाका सा हो गया। रफ्तार देखिए, सिर्फ 3 साल के अंदर उन्होंने मास्टर्स की डिग्री हासिल की, अपनी PhD की थीसिस जमा की और तो और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन भी ले लिया। ये कमाल की रफ्तार थी। तो दुनिया की कुछ सबसे बड़ी डिग्रियां हासिल करने के बाद डॉक्टर अम्बेडकर अपने स्कॉलरशिप के समझौते के मुताबिक बड़ौदा राज्य की सेवा करने के लिए भारत लौटे। और यहाँ पर उन्हें एक बहुत ही कड़वी और अजीब सच्चाई का सामना करना पड़ा। सोचिए, एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की डिग्री और दूसरी तरफ एक ऐसा समाज जहां ऑफिस के चपरासी भी उन पर फाइलें फेंक कर देते थे ताकि उन्हें छूना न पड़े। उनकी विश्व स्तरीय काबिलियत को समाज के गहरे पूर्वाग्रह ने बिल्कुल बेकार कर दिया था। 11 दिन, बस 11 दिन। सिर्फ 11 दिनों के बाद वो महान विद्वान, एक ऊंचे पद का अधिकारी, अपने ही देश में बेघर होकर भागने पर मजबूर हो गया था। ये एक बहुत ही क्रूर सबक था कि सिर्फ व्यक्तिगत कामयाबी समाज में फैली नफरत को नहीं हरा सकती। और यही गहरा अपमान एक बड़ा मोड़ साबित हुआ। इसी घटना ने उन्हें एक अकेडमिक से अपने लोगों के लिए एक क्रांतिकारी नेता में बदल दिया। वो ये समझ चुके थे कि आज़ादी की तरफ पहला कदम होता है अपनी आवाज़ उठाना। इसीलिए उन्होंने मूक नायक नाम का अखबार शुरू किया, जिसका मतलब था गूंगों का नेता।
ये एक ऐसा मंच था जो सदियों की चुप्पी को तोड़ने और उनके लोगों के दर्द और सपनों को आवाज देने वाला था। लेकिन सिर्फ शब्द काफी नहीं थे। डॉक्टर अंबेडकर ने एक आंदोलन की नींव रखनी शुरू की। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई ताकि स्कूलों और लाइब्रेरियों के जरिए शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। और फिर 1927 में उन्होंने महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया। ये सार्वजनिक पानी तक पहुंचने के बुनियादी मानवाधिकार का दावा करने के लिए एक बहुत ही साहसी और अहिंसक कदम था। और एक बहुत ज़रूरी बात यह है कि अन्याय के साथ उनके अपने अनुभवों ने उनकी लड़ाई को सिर्फ उनके समुदाय तक सीमित नहीं रखा। वो हर शोषित और हाशिए पर खड़े इंसान की आवाज़ बने, खास तौर पर महिलाओं के अधिकारों के एक बहुत बड़े पैरोकार बने। तो अंबेडकर की विरासत सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं है, ये हम सबके लिए एक जिंदा चुनौती है। उनकी रणनीति थी शोषक के ही औजारों का, यानी शिक्षा और कानून का इस्तेमाल करके शोषक के ही घर को तोड़ना। और ये हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, जो आज भी उतना ही जरूरी है। आज के दौर में समाज में बड़े बदलाव लाने के लिए सबसे असरदार औजार कौन से हैं?